हेलो हॉरर मूवी फैंस। तो लाई हूँ आज आपके लिए रिसेंटली रिलीज्ड एक बढ़िया हॉरर मूवी जिसका नाम है मेरी चेरी चुआ, जो एक फिलिपिन अर्बन लेजेंड के सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। कहानी काफी अच्छी है। कहानी में काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स है जिससे आप शॉक हो जाओगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अकेले ही रात में स्कूल के बिल्डिंग में घूम रही थी। उसके क्लासमेट्स ने उसे डेयर दिया था कि वो ओल्ड बिल्डिंग में जाकर वहां कोई गाना गुनगुनाए। अगर वो लकी रही तो उस गाने को कोई नहीं दोहराएगा, पर अगर ऐसा हुआ तो वो तो गई। अब उसका गाना शुरू करते ही उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसी गाने को दोहरा रही थी। वो डर कर वहां से भागने लगती है, पर तभी अचानक पीछे से कोई इनविजिबल एंटिटी उस पर अटैक कर देती है। हम बस उसकी चीखें सुन पाते हैं। अब सीन शिफ्ट होते ही हमें पता चलता है कि ये तो दरअसल एक हॉरर कहानी है जो कैरन अपने दोस्त फेथ को सुना रही थी, जिसे सुनकर फेथ काफी डर गई थी। उसे अस्थमा का अटैक आया था, तो कैरन उसे शांत करती है। अब फेथ की हालत देखकर कैरन उसे दूसरी कहानी सुनाने से मना कर रही थी, पर फेथ को क्या ही बोले। हिम्मत तो नहीं है, डर लग रहा है, पर कहानी भी सुननी है। उसके बहुत इंसिस्ट करने पर कैरन भी मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये 1993 की कहानी है और ये दोनों लड़कियां जिस स्कूल में पढ़ती है उसका नाम रेजिना कैली एकेडमी है। ये जो कैरन है वो बिल्कुल हमारी तरह है, जिसे हॉरर स्टोरीज में काफी इंटरेस्ट है। वो इसी टॉपिक की किताबें पढ़ती और फिर उन्हीं कहानियों को फेथ को सुनाती। अब वो फेथ को उन्हीं के एकेडमी की अर्बन लेजेंड कहानी मेरी चेरी चुआ के बारे में बताने लगती है, जिसके बारे में आज भी वह बात करना मना है। अगले सीन में हम उन दोनों को एक अबैंडन स्विमिंग पूल के यहाँ देखते हैं, जहाँ कैरन फेथ को एक बेंच दिखाकर कहती है कि ये मेरी के याद में यहाँ रखा गया है। और यहाँ हमें पता लगता है कि ये लेजेंड कहानी का नाम दरअसल एक लड़की का नाम है। कैरन फेथ को मेरी की कहानी सुनाने लगती है और सीन साल 1965 में शिफ्ट होता है, जब मेरी इस एकेडमी में पढ़ा करती। मेरी एक होनहार स्टूडेंट थी, पढ़ाई में तेज और उसके अच्छे बिहेवियर के कारण सब लोग उसे पसंद करते। पर फिर एक दिन उसकी लाश उस बेंच पर काफी बुरी हालत में मिली। इस इंसिडेंट ने पूरे स्कूल को शॉक कर दिया। आगे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि मेरी को मारने से पहले उसे मॉलेस्ट किया गया था और इस केस में पुलिस ने स्कूल के जेनिटर को दोषी मानकर अरेस्ट किया। उसे सजा हुई और अभी 2 साल पहले ही उसकी जेल में मौत हो गई। पर ओल्ड स्टूडेंट्स का मानना है कि मेरी की आत्मा आज भी वही है। तो उस इंसिडेंट के बाद से ही उस एरिया को बंद कर दिया गया और आज भी वो जगह अबेंडन है। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ कैरन कहती है कि ये माना जाता है कि मेरी की आत्मा आज भी वहाँ इंसाफ के लिए भटक रही है और इसीलिए शायद डर कर एकेडमी में कोई भी मैरी के बारे में बात नहीं करता। फिर वो दोनों एक रिचुअल करके मैरी की आत्मा को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो लोग सफल भी हो गए थे। उन्हें किसी का प्रेजेंस महसूस हो रहा था, पर अचानक हाथ छूटने से मैरी उस पूल में गिरकर बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर कैरन काफी घबरा गई थी। इसके बाद सीन कैरन पर शिफ्ट होता है, जो डर कर नींद से उठ जाती है। वो स्कूल की छुट्टियों में अपनी आंटी के पास रहने आई थी। अब स्कूल स्टार्ट होने वाला था, तो उसकी बहन लीना जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी वो उसे वापस लेने आई थी। अब वो दोनों घर आती है। लीना कैरन को समझाने लगती है कि अब वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ये फालतू के काम ना करे। उनकी बातों से हमें समझ आता है कि कैरन का पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं है। लास्ट ईयर भी उसे बस पासिंग मार्क्स मिले थे। लीना कहती है पिछले हादसे की वजह से उसे ऑलरेडी वार्निंग मिल चुकी है। शुक्र है उसे एक्सपेल नहीं किया गया, पर ये उसका लास्ट चांस है, तो वो आगे से ऐसे कुछ ना करे जिससे उनके पेरेंट्स जो शिकागो में काफी मेहनत कर रहे हैं ताकि इन दोनों की लाइफ बेहतर हो सके, उन्हें सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आना पड़े। पर कैरन तो उसकी बातों को इग्नोर कर रही थी, तो उसकी बहन भी हार कर वहां से चली जाती है। इससे तो ये साफ है कि इन दोनों बहनों की नहीं बनती। अब रात में कैरन स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। वो मिरर के सामने बैठकर अपने बालों को काट देती है, मे बी टू इंडिकेट न्यू लुक फ्रेश स्टार्ट। पर अगले दिन ऐसा कुछ नहीं होता। स्कूल में कोई भी उससे बात नहीं करता, उसे सब वियर्ड नजरों से घूर रहे थे। क्लास में फेथ भी उससे अच्छे से बात नहीं करती, तो वो लास्ट बेंच पर बैठकर हॉरर स्टोरीज पढ़ने लगती है। तभी उसका एक क्लासमेट पाको आकर उसे डराता है और उसे भला बुरा कहता है। पर इतने में उसके क्लास टीचर मंजानो आकर पाको को ऐसा करने के लिए डांटते हैं और उससे कैरन से माफी भी मंगवाते हैं। इसके बाद मंजानो क्लास को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। दरअसल उन्होंने भी इसी एकेडमी से 1960s के टाइम ग्रेजुएशन किया था और वो पिछले 5 सालों से वहाँ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहे हैं। फिर वो सारे बच्चों को टर्म पेपर लिखने का असाइनमेंट देते हैं और उनसे कहते हैं कि उन लोगों को असाइनमेंट में कोई भी परेशानी हो या गाइडेंस चाहिए तो वो उनके पास आए, वो उनकी हर स्टेप में मदद करेंगे। अब सारे बच्चे असाइनमेंट के लिए अपना पार्टनर ढूंढ रहे थे। क्लास के बाद कैरन फेथ से मिलकर
उसके साथ असाइनमेंट करने कहती है। पर फेथ ने तो पहले ही किसी और के साथ असाइनमेंट करने का डिसाइड कर लिया था। बेचारी कैरन उसकी सिर्फ एक दोस्त थी, पर अब वो भी उसे इग्नोर करने लगी थी। अब सीन कैरन के घर में शिफ्ट होता है, जहाँ कैरन की बहन लीना उसके हाथ में मेरी चेरी चुआ केस के आर्टिकल्स न्यूज़पेपर कटिंग देखकर कैरन पर काफी नाराज होती है। वो कहती है कि उन दोनों ने डिसाइड किया था कि अब वो लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। वो लोग बड़ी मुश्किल से ये सब भूलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो। तो कैरन फिर से ये सब शुरू ना करे, इससे दूर रहे। जिस पर कैरन उसे सुना देती है कि लीना को तो पता है कि मेरी की आत्मा आज भी वहाँ क्यों है। लीना डर कर चुप रह सकती है, पर वो सारी सच्चाई ढूंढ कर रहेगी। अब लीना को क्या पता है, ये बताने के लिए हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब लीना उसी एकेडमी की स्टूडेंट हुआ करती। उसने भी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वीजा बोर्ड की मदद से मेरी की आत्मा को बुलाया था, जो उसे दिखाई भी दी थी। लीना उससे पूछती है कि उसके अपराधी को तो सजा मिल गई है, तो आज भी उसकी आत्मा वहाँ क्यों भटक रही है। जिस पर मेरी उसे कहती है कि उसे आज तक इंसाफ नहीं मिला। इससे पहले कि वो कुछ और कहे, उनकी एक टीचर लीना और उसके दोस्तों को देख लेती है। वो बाकियों को वहां से भेजकर लीना को अपने साथ ले जाती है। टीचर उस वीजा बोर्ड को जलाकर लीना पर काफी गुस्सा करने लगती है। लीना उन्हें मेरी की कई बातें बताती है कि उसे आज तक इंसाफ नहीं मिला, जिसका मतलब उसका अपराधी आज भी आजाद है और उस जेनेटर को फंसाया गया है। पर टीचर को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो कहती है कि वो लोग इस दाग को हटाने की कोशिश कई सालों से कर रहे हैं। पर लीना की ऐसे बेतुकी बातों से स्कूल के रेपुटेशन पर असर पड़ेगा, तो वह आगे से मेरी के टॉपिक पर कोई बात ना करे। और अगर उसके इतना समझाने के बाद भी अगर लीना नहीं मानी, तो वो जान ले कि वो स्कूल से पास नहीं हो पाएगी। तो यही चीज कैरन के साथ ना हो, यही सोचकर लीना उसे रोक रही थी। फिर अगले दिन कैरन क्लास में अपने असाइनमेंट के टॉपिक के बारे में बता रही थी। उसे मेरी के मौत के पीछे के असली राज को अनकवर करना था। जिस पर मिस्टर मंजानो उसे कहते हैं कि मेरी काफी अच्छी लड़की थी, उसकी मौत से सभी को धक्का लगा था। पर इन्वेस्टिगेशन के बाद जेनेटर को उस गुनाह में अरेस्ट करके उसे सजा दी गई थी। तो ये केस तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो इसमें क्या मिस्ट्री है। जिस पर कैरन कहती है कि उसे नहीं लगता कि ये केस सॉल्व हो गया है, क्योंकि अगर स्कूल की हॉरर स्टोरीज पर विश्वास करे कि मेरी की आत्मा आज भी वहां भटक रही है, इसका मतलब उसे आज भी इंसाफ नहीं मिला और उसके पास कुछ रिसर्च और सोर्स है जिससे वो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकती है। मंजानो को भी ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो वो उसे इस टॉपिक पर काम करने की परमिशन दे देते हैं और पाको को इस काम में उसका पार्टनर बना देते हैं। पाको तो इससे खुश नहीं था, पर फिर भी ना चाहते हुए भी उसे अपने टीचर की बात माननी पड़ती है। मिस्टर मंजानो कैरन को यही टॉपिक चुनने की वजह पूछते हैं, जिस पर वो कहती है कि वो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट बनकर ऐसे ही मिस्ट्रीज को सॉल्व करना चाहती है। अगले सीन में पाको और कैरन उसे पूल के पास बैठे हुए थे। कैरन कहती है कि उन्हें मेरी की आत्मा से कांटेक्ट करना होगा ताकि उसकी मदद से वो सच्चाई जान पाए। पर ये सब से डर कर पाको बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। तो कैरन अकेले ही कैंडल जलाकर मैरी से कांटेक्ट करने लगती है। वो उसे अपना नाम बताकर कहती है कि मेरी उसे अपना दोस्त ही समझे, जिसे खुद भी इंसाफ चाहिए। और हम देखते हैं ये सब फेथ दूर से देख रही थी। यानी भले ही वो पिछले हादसे से डर कर कैरन का साथ ना दे रही हो, पर आज भी उसे कैरन की फिक्र है। इसके बाद कैरन मिस्टर मंजानो से परमिशन लेकर लाइब्रेरी अटेंडेंट से 1965 के बैच फोटोज रिकॉर्ड मांगती है। वो देखती है कि ग्रुप फोटो में मेरी के फेस पर किसी ने क्रॉस मार्क बनाया था। वो इस बारे में सोच ही रही थी, तभी अचानक वहां रखे मैनिक्विन में से एक मैनिक्विन अपने आप ही मूव होने लगता है। उसके ऊपर का कपड़ा अचानक ही नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर वो डर कर उस फोटो को अपने साथ लेकर वहां से बाहर भागती है। और उसके पीछे लाइब्रेरी में हम मैरी की आत्मा को देखते हैं, जो कैरन को ही देख रही थी। अगले सीन में कैरन और पाको टीचर मंजानो से मिलने आए थे। कैरन उन्हें वो फोटो दिखाकर कहती है कि ये किसी ने क्यों ही किया होगा। जिस तरह से ये स्कूल और वहाँ के लोग मेरी के इस स्कूल में होने के एग्जिस्टेंस को मिटाने में लगे हैं, इससे तो यही लगता है कि वो लोग कुछ छुपा रहे हैं। कैरन मिस्टर मंजानो से पूछती है कि क्या उनके वक्त भी ऐसा ही था, जिस पर वो बताते हैं कि तभी भी मैरी का नाम लेना सख्त मना था। जो ना सुने उन्हें पनिशमेंट मिलती या उनके ग्रेड्स कम किए जाते। कैरन कहती है कि ये सब आज भी चल रहा है और ये सारी बातें उसके पॉइंट को प्रूव करती है कि स्कूल जरूर असली सच्चाई छुपाने में लगा है। फिर वो उन्हें न्यूज़पेपर कटिंग दिखाते हुए कहती है कि उस जेनिटर ने कभी भी अपने गुनाह को कबूल नहीं किया। यहाँ तक कि 2 साल पहले मरने तक भी उसने यही कहा कि उसने किसी को नहीं मारा। और 6 साल पहले कुछ स्टूडेंट्स ने मेरी की आत्मा से कांटेक्ट किया था,
तब मैरी ने भी यही कहा कि उसे आज तक इंसाफ नहीं मिला। यहाँ हम समझ पाते हैं कि कैरन अपनी बहन लीना की बात कर रही थी। फिर मंजानो कैरन से पूछता है कि वो ये सब प्रूव कैसे करेगी, सच्चाई कैसे पता लगाएगी। तो कैरन कहती है कि वो भी मैरी से कांटेक्ट करेगी। तभी मंजानो उसे बताते हैं कि भले वो ऐसे कर भी ले, पर क्या ऐसे बातों पर कोई विश्वास करेगा, और अगर वो पकड़े गए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो अभी कैरन पहले कोई ठोस क्लूज ढूंढे, वहाँ के लोगों से बात करके डेटा कलेक्ट करे, उसे कुछ भी इम्पोर्टेंट पता चले तो वो मंजानो से शेयर करे। क्या पता वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ ले जिससे वो भी कैरन का साथ दे दे मैरी की आत्मा से कांटेक्ट करने में। अब अपने टीचर का इतना सपोर्ट देखकर कैरन काफी खुश हो गई थी। उनके जाने के बाद एक टीचर आकर मंजानो से पूछती है कि वो उन दोनों को इस केस पर काम करने के लिए क्यों इनकरेज कर रहे हैं, जिस पर मंजानो कहते हैं कि ये असाइनमेंट उन्होंने दिया है तो कोई और उसमें दखल ना दे। इसके बाद कैरन स्कूल के ओल्ड स्टाफ से बात करके मैरी के बारे में जानने की कोशिश करने लगती है, पर उनमें से कोई भी इस टॉपिक पर बात करने के लिए तैयार नहीं था, और पाको भी उसके असाइनमेंट में मदद नहीं कर रहा था। तो वो फ्रस्ट्रेट होकर पूल के पास जाकर मैरी से बात करने लगती है। उसे अपने पीछे एक लड़की दिखती है जो रो रही थी। वो मेरी थी जो जेनिटर से कह रही थी कि वो उसके साथ ऐसे ना करे, और अगले ही पल कैरन डर कर उठ जाती है। इस सपने से परेशान होकर रोने लगती है। अगले दिन मंजानो पाको को उनके असाइनमेंट की अपडेट पूछते हैं, पर उसे तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, या शायद उसे डर लग रहा था। तो वो बहाना बना देता है कि फिलहाल वो अपने मैच प्रैक्टिस में बिजी है, तो वो कैरन की ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा। वो बताता है कि कैरन फ्रस्ट्रेट हो रही है क्योंकि कोई भी उसे कुछ नहीं बता रहा, जिस पर मंजानो कहते हैं कि वो अपने लेवल पर कुछ करेंगे, वो भी किसी से पर्सनली बात करेंगे। पर पाको इस केस से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन उन्हें आकर बताए ताकि वो उनकी और अच्छे से मदद कर पाए। वो उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अब अगले दिन भी कैरन स्कूल स्टाफ से बात करने का ट्राई कर रही थी, पर अब उन लोगों ने उसे अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाथरूम में एक टीचर को मेरी की आत्मा डरा देती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद दो लड़कियां क्लास में ही रुकी थी। अचानक उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। इस सब से डर कर वो वहां से भाग जाती है। फाइनली बहुत कोशिशों के बाद कैंटीन में काम करने वाली एक लेडी कैरन को मेरी की क्लास एडवाइजर मिस एस्ट्रेला के बारे में बताती है, जो पास ही के ओल्ड एज होम में रहती है। वैसे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें भूलने की बीमारी है, पर शायद वो कैरन को कोई जानकारी दे सके। तो कैरन तुरंत पाको से मिलने आती है, जो अकेले ही ग्राउंड में बैठकर रो रहा था क्योंकि उसके टीम मेंबर्स उसे अकेले ही छोड़कर मैच खेलने गए थे। कैरन उसे समझाती है कि उसे लोगों से दोस्ती करने के लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं। सच्चे दोस्त आपको आप जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। उसे भी ऐसा दोस्त जरूर मिलेगा जैसे उसे अपनी दोस्त फेथ मिली। फिर अगले सीन में खाली स्कूल में हम मेरी की आत्मा को भटकते देखते हैं। अब कैरन अपने असाइनमेंट पर काम करते हुए वही सो गई थी। तभी वहां लीना आती है, जो टेबल पर रखे फोटो को देख रही थी। सीन पास में शिफ्ट होता है जहां वो दोनों अपने दादाजी से मिलने जेल जाया करती, और दादाजी उनसे कहते कि वो कभी वहां से निकल नहीं पाएंगे, और शायद उनकी मौत भी वही जेल में होगी। पर उन्हें इतनी तसल्ली है कि एटलीस्ट वो दोनों उन्हें गलत नहीं समझती। कैरन उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो जल्दी वहां से रिहा होंगे। अगले दिन स्कूल में एग्जाम थी। कैरन को एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा था पीछे मत देखना, और उसके पेपर पर खून गिरने लगता है। पीछे देखते ही वहां मैरी की लाश लटकी हुई थी। फेथ को भी मैरी की बॉडी दिख रही थी। एग्जाम के बाद कैरन फेथ से इस बारे में बात करती है। अभी भी फेथ कैरन को अवॉइड करके वहां से जाने लगती है। तो यहाँ कैरन एक बड़े राज का खुलासा करती है कि इस केस का सॉल्व होना उसके लिए क्यों इतना जरूरी है। दरअसल कैरन के दादाजी ही वो जेनेटर है जिन्हें मेरी के केस में अरेस्ट किया गया था, पर वो अपनी आखिरी सांस तक यही कहते रहे कि उन्होंने मेरी को नहीं मारा है, उन्हें फंसाया गया था। कैरन रोते हुए कहती है कि मेरी और उसके दादाजी दोनों को आज तक इंसाफ नहीं मिला, पर वो असली सच्चाई ढूंढ कर रहेगी ताकि वो असली कातिल को ढूंढकर अपने दादाजी को बेगुनाह साबित कर पाए। ये सब सुनकर अब फेथ भी उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। इसके बाद के सीन में मिस्टर मंजानो पाको को फिर से उस केस के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें कैरन को मेरी की बॉडी क्लास में दिखने के बारे में बता देता है, और कहता है कि अभी कैरन किसी लीड से बात करने गई है। वो पाको से उस लीड की डिटेल मांगते हैं, पर पाको को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर पाको मंजानो से पूछता है कि क्या उनका रिलेटिव भी इस स्कूल में पढ़ता था, जिस पर वो मना कर देते हैं। उनके फैमिली से वो बस अकेले ही यहाँ पढ़े थे। अब उनके जाते ही पाको एक ग्रुप फोटो को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। अब देर रात स्कूल के जेनिटर को मेरी की आत्मा दिखती है, जिससे वो काफी डर जाता है।
नेक्स्ट सीन में कैरन और फेथ दोनों मैरी की एडवाइजर मिस एस्टेला से मिलकर मैरी के बारे में जानने आई थी। मिस एस्टेला कहती है कि उन्होंने स्कूल में कई सालों तक पढ़ाया, स्कूल के लिए बहुत कुछ किया और उसी के बदले आज स्कूल उनकी देखभाल कर रहा है। अब मैरी के बारे में पूछने पर वो भी मैरी की तारीफ करती है और उन्हें मैरी के बॉयफ्रेंड ओका के बारे में बताती है। ओका और मैरी एक दूसरे को काफी पसंद करते और अक्सर एक साथ ही रहते। मिस एस्ट्रेला ने ही मैरी की बॉडी को सबसे पहले देखा था। वहीं उन्होंने मैरी के पास जेनिटर को बैठा पाया और फिर उसे कातिल मानकर अरेस्ट किया गया। पर कैरिन उनसे पूछती है कि वो इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि जेनिटर ने ही मैरी को मारा था। पर मिस एस्ट्रेला तो बिना कुछ कहे ही एक जगह पर देखी जा रही थी, तो नर्स आकर उन्हें ले जाती है और कैरन को अपने सवालों का जवाब ही नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल आकर मिस्टर मंजानो को इस केस का इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द बंद करने कहते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स मिस एस्ट्रेला से मिलने गए हैं, जो डिमेंशिया की पेशेंट है, तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो आज तक उन्होंने स्कूल की रेप्यूटेशन को बचाने के लिए जो भी किया है उस पर पानी फिर जाएगा। नेक्स्ट सीन में कैरन लाइब्रेरी में मैरी के बारे में और जानकारी ढूंढ रही थी। तभी मैरी वहां आकर कैरन को एक जगह ले जाती है जहाँ उसे एक किताब मिलती है जिसमें मैरी ने लिखा एक लेटर था, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि मैरी प्रेग्नेंट थी। उसने लिखा था कि भले ही वो इस वक्त अकेली हो, पर वो उस बेबी के लिए हमेशा स्ट्रांग रहेगी। अगले सीन में कैरन भागते हुए क्लास में आती है। मिस्टर मंजानो सभी बच्चों को बताते हैं कि असाइनमेंट का पैटर्न अब चेंज हो गया है। अब उन्हें टर्म पेपर की बजाय सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज या पोएम ही सबमिट करनी होंगी। पर अगर किसी ने प्रीवियस टॉपिक पर असाइनमेंट किया होगा तो वो उसे भी सबमिट कर दे, वो उसी के ग्रेड्स उन्हें दे देंगे। कैरन को ये अनफेयर लग रहा था। मिस्टर मंजानो कहते हैं कि उन्हें ऐसा करने के लिए ऑर्डर्स मिले हैं, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। पर उसे कुछ और पूछना है तो वो उनसे क्लास के बाद ऑफिस में मिले। कैरन मिस्टर मंजानो को मिलने जा रही थी, तभी रास्ते में उसे पाको मिलता है, जो उसे मिस्टर मंजानो के बारे में कुछ बताता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां कैरन मंजानो से मिलने आई थी। वो कहते हैं कि उनके इन्वेस्टिगेशन के बारे में स्कूल अथॉरिटीज को पता चल गया है। कैरन को क्या लगा, भले ही वो किसी को ना बताए, मिस एस्ट्रेला से मिलने जाएगी तो क्या स्कूल को इसके बारे में नहीं पता लगेगा। उसने ये बात उनसे भी छुपाई। उन्हें ये सब पता होता तो वो कुछ करते, पर अब तो कैरन की सारी मेहनत वेस्ट हो गई और कुछ हाथ भी नहीं आया। तभी कैरन कहती है कि उसे कुछ खास पता चला है। वो उन्हें मैरी का लेटर दिखाती है, जिसे पढ़कर वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है उसके बॉयफ्रेंड ओका ने उसे प्रेग्नेंट किया था। हो सकता है कि उसे ये पता ही ना हो। कैरन ये सब सुनकर चौंक गई थी कि उन्हें ओका के बारे में कैसे पता। फिर वो कहती है कि अब इन सारे सवालों का जवाब हमें सिर्फ मेरी से ही मिल सकता है, तो हमें उसे कांटेक्ट करना होगा। यही आखिरी रास्ता है, जिसके लिए मंजानो भी मान जाते हैं। अब अगले दिन वीकेंड था, तो काफी कम लोग स्कूल में होंगे, तो वो कल ही मेरी से कांटेक्ट करने वाले थे। इस प्लान से कैरन काफी खुश थी। सीन लाइब्रेरी में शिफ्ट होता है, जहाँ लाइब्रेरियन को मैरी दिखती है, जिससे उसे हार्ट अटैक आकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मैरी उन सब लोगों को हॉन्ट कर रही थी जिन्होंने भी कैरन को मदद करने से मना किया था। अब घर में लीना को पता चलता है कि कैरन एग्जाम में फेल हो गई थी, तो वो कैरन पर गुस्सा करती है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वो बस उस केस के पीछे ही पड़ी है। कैरन कहती है उसे मैरी दिखती है, मानो वो उसकी मदद कर रही हो सच्चाई पता लगाने में। लीना समझाती है कि ये सब उस पर भारी पड़ सकता है। कैरन को तो पता ही नहीं सच्चाई जानने के लिए वो किन लोगों से दुश्मनी कर रही है। पर कैरन ने तो ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो सच को सामने लाकर रहेगी। वो कहती है कि वो लीना की तरह डरकर पीछे नहीं हटेगी। उनके दादाजी को फंसाया गया था और इसी की भरपाई के तौर पर उन दोनों को स्कूल ने स्कॉलरशिप दी है। लीना को डर था कि सच्चाई की खोज में कहीं वो अपनी बहन को ना खो दे। तो कैरन उसे वादा करती है कि कल आखिरी दिन है, कल सब पता चल जाएगा। फिर अगले दिन मिस्टर मंजानो और कैरन मिलकर पूल के पास रिचुअल करके मैरी से कांटेक्ट करते हैं। वो मैरी से कहती है कि वो ओका को अपने साथ ले आई है। फ्लैशबैक से असली सच हमें पता चलता है कि मंजानो ही ओका है और यहाँ से अब एक के पीछे एक राज रिवील होंगे। दरअसल पाको ने मैरी के बैच के स्टूडेंट्स के बारे में रिसर्च किया, तभी उसे पता चला ओका का पूरा नाम ओका मंजानो है और इसीलिए पाको ने उनसे पूछा था कि क्या उनका कोई रिलेटिव वहां पढ़ता है। और ये सारी बात उसने कैरन को उसी दिन बता दी थी। मंजानो कैरन को बेहोश करके बैक साइड ले जा रहे थे। पाको जो टीम के साथ वहां प्रैक्टिस करने आया था वो उन्हें देखकर उनका पीछा करता है। मंजानो ने कैरन को बांध कर रखा था। वही मिस एस्ट्रेला आती है। मंजानो कहता है कि कैरन सच तक कभी नहीं पहुंच पाती अगर उसकी माँ अपना मुंह बंद रखती। अब उनके झगड़े में कैरन को और एक सच पता लगता है कि मिस एस्ट्रेला दरअसल मंजानो की माँ है।
मिस एस्ट्रेला कहती है कि सब जानने के बाद कैरन को अब वो जिंदा नहीं रख सकते। इससे पहले वो किसी को इस बारे में बताए, मंजानो उसे भी मार दे जैसे उसने मैरी को मारा था। मंजानो कहता है उसने मैरी को मारा नहीं, वो बस एक एक्सीडेंट था। अब फ्लैशबैक में उस दिन का असली सच हमें पता चलता है। जब मैरी ने ओका को अपने प्रेग्नेंट होने के बाद बताई, तो उनमें बहस होने लगी और उसमें मैरी की मौत हो गई। पर इसे खुदकुशी दिखाने के लिए ओका ने मैरी को लटका दिया। पर फिर उसकी मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए बॉडी को पुल साइड रखकर जैनेटर यानी कैरन के दादाजी को फंसा दिया। मंजानो की मां कहती है कि उस दिन उसकी वजह से ओका बच गया, तो आज भी वो उसकी बात मानकर कैरन को भी खत्म कर दे। अब उनकी असलियत जानकर कैरन गुस्से से चिल्लाने लगती है। उनकी वजह से 3 लोगों की जानें गई, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले सीन में हम लीना को देखते हैं जो कैरन को ढूंढते हुए स्कूल आई थी। उसे फेथ मिलती है। वो दोनों मिलकर कैरन को ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक कमरे से आवाज आ रही थी। दरअसल वो पाको था जिसे मंजानो ने उसका पीछा करते हुए पकड़ लिया था। वो दोनों उसे छुड़ाते हैं। अब पाको उन्हें मंजानो की सारी सच्चाई बता देता है और वो तीनों कैरन को बचाने भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंजानो मैरी की तरह ही कैरन को हैंग करने वाला था, पर कैरन किसी तरह खुद को छुड़ाकर उसे ही लटका देती है। एस्ट्रेला अपने बेटे को बचाने आती है, पर कैरन के साथ हाथापाई में उसकी भी मौत हो जाती है। अब वो तीनों वहां पहुंच चुके थे। वो सब मिलकर रस्सी खींचते हैं, जिससे मंजानो की मौत हो जाती है। और यहाँ हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मैरी उसे अपने साथ ले जाती है, इंडिकेटिंग उसे इंसाफ मिल गया। लीना आकर कैरन को संभालती है। तभी फेथ वहां आकर कैरन से अच्छे से बात करती है। और यहाँ आता है और एक शौक। हमें पता चलता है कि कैरन की मौत उसी हादसे वाली रात हो गई थी। पर शौक के कारण कैरन ये सब भूल गई थी। फेथ उसे अवॉइड कर रही थी क्योंकि वो उससे नाराज थी। पर वो वहां से जा नहीं पाई क्योंकि कैरन को उसके मदद की जरूरत थी। पर आज उसका काम पूरा हो गया तो उसे जाना होगा। कैरन उससे माफी मांगती है। फेथ कहती है कि किसी ने भी ऐसा नहीं चाहा था। कैरन की इसमें कोई गलती नहीं है, तो वो अपने दिल पर कोई गिल्ट ना रखे। फिर फेथ की आत्मा कैरन को गले लगाकर वहां से गायब होती है। फाइनली मेरी चेरी चुआ केस सॉल्व हो गया था। सारी सच्चाई बाहर आ गई थी। कैरन और पाको भी अभी एक दूसरे से अच्छे से बात करने लगे थे। उनमें अब अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब एंडिंग के सीन में हम कैरन और पाको को देखते हैं जो हॉरर स्टोरीज पढ़ रहे थे और उनके पीछे मंजानो और मैरी की बॉडी लटकी थी। मे बी एंडिंग का सीन ये इंडिकेट करता है कि आज तो कैरन और पाको दोस्त है, पर आगे चल के उनके रिलेशन दोस्ती का वही एंड होगा जैसे मेरी और ओका का हुआ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ओका ने भी मेरी का उसी तरह साथ दिया होता जैसे पाको ने कैरन का दिया, तो आज वो भी उनकी तरह खुश होते। गाइस, आप लोगों को एंडिंग के बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर शेयर करना। तो ये थी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मेरी चेरी चुआ केस की कहानी, जहाँ एक बड़ी अच्छी लड़की को गलत इंसान पर भरोसा करने का इतना भयानक अंजाम मिला और सच्चाई जानने के बजाय बस अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए स्कूल ने एक बेगुनाह को फंसा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो कहती हूँ आपको अलविदा विद वादा कि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।